मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स इट्स इजी में। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जो कि है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर्स है। तो चलिए, आपकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, आपके कान मेरी बातों पे। इसी बात से हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ चीजें इंक्लूड होंगी, कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी। क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी? इंडिया के अंदर जितने भी मेरी फॉरेन एम्बेसीज हैं, जितने भी मेरी फॉरेन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हैं, जितने भी मेरे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे WHO, UN, वो सब तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। उसी तरह से इंडिया की एम्बेसी जिस जिस कंट्री में है, इंडिया की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जिस जिस कंट्री में है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन जिस जिस कंट्री में है, वो सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। अगर इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कोई भी एयरक्राफ्ट ओन करता है, कोई भी शिप ओन करता है, वो मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अगर इंटरनेशनल वाटरवेज में इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कोई भी वेसल को चला रहा है, कोई भी नेचुरल ऑयल गैस को ऑपरेट कर रहा है, तो वो भी मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए मुझे दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है। जी हाँ, दोनों कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि उस बंदे को, उस पर्सन को इंडिया में 1 साल के लिए रहना पड़ता है, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मेरा ये मतलब है कि वो इंडिया में ही कमा रहा है, इंडिया में ही खर्च कर रहा है और इंडिया में ही सेव कर रहा है। तो नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फर्स्ट, he should live in India for 1 year, and second, his economic interest should lie in India. Economic interest means he should earn in India, he should save in India, and he should consume in India. हाँ, कुछ चीजें हैं जो मेरी नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आती हैं। जैसे कि अगर बाहर से कोई यहाँ पर ट्रैवल करने आए, जितने भी मेरे फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, वो मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी सॉरी नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज भी इसमें कवर नहीं होते हैं, मेरे सीजनल वर्कर्स भी नहीं होते हैं, उसी तरह से शिप और वेसल के क्रू मेंबर्स भी मेरे नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में कवर नहीं होते। हाँ, अगर ये सारे के सारे लोग जो हमने बात करे हैं, ये 4 लोग अगर इंडिया में 1 साल के लिए रह लिए, तो हम इनको नॉर्मल रेसिडेंट कह सकते हैं। यहाँ से एक और टर्म आता है मेरा, वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप, माय डियर फ्रेंड्स, एक लीगल टर्म है। सिटीजनशिप इंडिया में दो तरीके से हम लोग इसको ले सकते हैं। एक होता है बाय बर्थ और एक होता है थ्रू लीगल प्रोसेस। बाय बर्थ का क्या मतलब है? बाय बर्थ का ये मतलब है, अगर आप लोग इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप नॉर्मली तो आप ऑटोमेटिकली ही इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। लीगल की बात करूं तो लीगल की अगर मैं बात करता हूं तो लीगल का ये मतलब है आपको कुछ साल इंडिया में गुजारने होंगे, कुछ डिटरमाइंड ईयर्स हैं। अगर आपने सॉरी कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स हैं, अगर आप उतने इंडिया में रह लेते सॉरी रह लेते हैं, तो आप लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा कि आपको सिटीजनशिप देनी चाहिए, तो इंडिया तो गवर्नमेंट आपको वो सिटीजनशिप दे देगी। अगली हम अपने टर्म में बढ़ते हैं जो कि है गुड्स। हमारे गुड्स, कुछ हम लोग गुड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला गुड होता है मेरा फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो हम लोग कंजम्पशन पर्पज के लिए लेते हैं या हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं। दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई, तो उस गुड को मैं बोलूंगा कंजम्पशन सॉरी फाइनल गुड्स। फॉर एग्जांपल, मैंने मिल्क लिया, अगर मैंने मिल्क को कंजम्पशन पर्पज के लिए लिया, तो वो मिल्क मेरा बन जाएगा फाइनल गुड। वहीं पे अगर कोई मैंने एसेट परचेज किया, वो एसेट मैंने अपने यूज के लिए किया है, यूज के लिए परचेज किया है, तो वो गुड्स कहलाएगा मेरा फाइनल गुड्स। लेकिन अगर ऐसे गुड्स मैंने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लगाए हैं या मैंने बेचने के लिए खरीदे हैं, तो वो गुड्स बन जाते हैं मेरे इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मैं रीसेल के लिए खरीदता हूँ या मैं उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए खरीदता हूँ। अगर मैं एग्जांपल लूँ, सबसे सिंपल एग्जांपल है, मैं मिल्क का एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम लोग मिल्क को खुद कंज्यूम कर रहे हैं, हम घर में खुद कंज्यूम कर रहे हैं चाय बनाने में, दूध बनाने में, तो जो वो मिल्क है वो मेरा होता है फाइनल गुड्स। लेकिन वहीं पर अगर वो मिल्क एक हलवाई खरीद रहा है वो मिठाई बनाने के लिए, तो वो बन जाएगा मेरा इंटरमीडिएट गुड्स। मेरी थर्ड टाइप जो होती है गुड्स की, वो होती है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स मेरे वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर लोग खरीदते हैं कंज्यूम करने के लिए। ये 4 तरह के होते हैं।
पहला होता है मेरा ड्यूरेबल गुड, दूसरा होता है मेरा नॉन ड्यूरेबल, फिर आता है मेरा सेमी ड्यूरेबल और एक होती है मेरी सर्विसेज। अगर मैं ड्यूरेबल गुड्स की बात करूँ तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, जैसे कि बिल्डिंग, टेलीविजन, कार, फर्नीचर एक्सेट्रा। अगर मैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात करूँ तो सेमी ड्यूरेबल के गुड्स में हमारे क्लोथ्स आते हैं, हमारे शूज आते हैं, जिनकी लाइफ स्पैन थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू ड्यूरेबल गुड्स। अगर मैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करूँ तो ये गुड्स वो होते हैं जो सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं। इसमें नॉर्मली खाने पीने क्या चीजें आती हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, राइस, दाल एक्सेट्रा। सर्विसेज, सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, जैसे कि मेरी हो गई मोबाइल, कम्युनिकेशन, मेरी बैंकिंग, मेरी ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, तो इनको हम सर्विसेज कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी का जो गुड्स आता है वो होता है मेरा कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरों की गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। वो गुड्स जो दूसरे गुड्स या सर्विसेज बनाने में हमारी मदद करें, ऐसे गुड्स को मैं कहता हूँ कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी से मैं बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ। कैपिटल गुड्स के बारे में हमें 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि ये वो गुड्स हैं जो कंटिन्यूअसली यूज होते रहते हैं। दूसरा, इनकी पीरियोडिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस की हमें जरूरत पड़ती है। तीसरा, कैपिटल गुड्स की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। इसका ये मतलब है प्लांट एंड मशीनरी मेरी प्लांट एंड मशीनरी ही रहेगी, भले ही मैं उसको 1000 बार यूज क्यों ना कर लूं। और इनकी डिमांड, कैपिटल गुड्स की डिमांड दूसरे गुड्स की डिमांड की वजह से अराइज होती हैं, इसलिए इन्हें डिराइव डिमांड भी कहा जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेरे कैपिटल गुड्स हैं और जो मेरे कंज्यूमर गुड्स हैं, ये फाइनल गुड्स का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर मैं कैपिटल स्टॉक में कुछ भी नया ऐड करूं, मतलब मैंने कुछ भी नया प्लांट या मशीनरी परचेज किया, तो वो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, चेंज इन टेक्नोलॉजी या एफ्लुक्स ऑफ टाइम। लगातार यूज करने से अगर किसी एसेट की वैल्यू गिरती है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए उससे एसेट की वैल्यू गिरती है, या टाइम की वजह से अगर एसेट की वैल्यू गिरती है, तो उस गिरी हुई वैल्यू को मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल फोन है, ये मैं आज लेके आया मान लीजिए 15,000 रुपए में, क्या आप एक दिन के बाद उसको 15,000 में खरीदेंगे? नहीं, आप उससे कम में खरीदेंगे, क्योंकि 15,000 में तो आपको एक नया फोन मिल जाएगा। तो जितने कम में आप खरीदेंगे, जो मेरी वैल्यू, मान लीजिए आपने खरीदा 13,000 रुपए में, तो आपने 2,000 रुपए लेस में खरीदा, तो ये जो 2,000 रुपए है, ये कहलाता है मेरा डेप्रिसिएशन। अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो बन जाता है मेरा नेट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं, वो बन जाता है मेरा नेट। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डिफरेंस होता है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का और सब्सिडीज का। यहाँ पे सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज जो होती हैं एक असिस्टेंस होती हैं जो गवर्नमेंट जो है वो उद्योगपतियों को देती है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट देती है प्रोडक्शन कंपनीज को। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो टैक्स मेरे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल की बात करूँ तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मेरा एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब मैं बात करता हूँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA जिसका शॉर्ट फॉर्म है। NFIA डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड का क्या मतलब है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी मेरे इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है, अगर उनको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी पैसा मिले, उसे मैं कहता हूँ इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। उसी तरह से इंडिया जो पैसा मैंने बाहर के नॉर्मल रेसिडेंट को दिया, उसे मैं कहता हूँ फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। अब NFI के मेरे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आता है मेरा कंपनसेशन, इसमें सैलरी, वेजेस, सिक्योरिटी स्कीम वो सारी आती हैं।
दूसरा आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा मेरा आता है नेट रिटेन अर्निंग्स। नेट रिटेन अर्निंग्स क्या होती है? रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है जो पैसा डिविडेंड, जो पैसा मैंने डिविडेंड नहीं बांटा है, एज अ डिविडेंड नहीं बांटा है। जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मैंने 20 रुपए डिविडेंड दे दिया, तो मैंने 80 रुपए का अनडिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो आप कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जी हाँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को मैं कहता हूँ रिटेन अर्निंग्स। अब डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनी, जो मेरी इंडियन कंपनी है जो बाहर लोकेटेड है, और बाहर की कंपनी जो इंडिया में लोकेटेड है, इन दोनों के डिफरेंस को मैं बोलूंगा नेट रिटेन अर्निंग। उसी तरह से प्रॉपर्टी से पैसा जो रेसिडेंट ने कमाया और जो बाहर के लोगों को दिया, उसे मैं कहता हूं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड कैटेगरी जो हमें देखी थी वो था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सीधी सी बात है, नॉर्मल रेसिडेंट को जो सैलरी से पैसा मिला इंडिया का, और बाहर के लोगों को जो पैसा हमने सैलरी दिया, इन दोनों के डिफरेंस को मैं कहता हूँ नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर मैं तीनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे NFIA मिल जाएगा। अब मेरे सिर्फ दो ही टर्म्स रह गए हैं। एक है मेरा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? वो सारा पैसा जो मेरी फैक्टर इनकम को मिलता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है। फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं? मेरे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड से क्या मिलता है मुझे? रेंट या रॉयल्टी। लेबर को क्या मिलता है? सैलरी, वेजेस। थर्ड कैटेगरी आ गई मेरी कैपिटल। कैपिटल से क्या होता है मेरा? जी हाँ, इंटरेस्ट होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। ये सारी की सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी इनकम मेथड में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट होती है मेरी ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? बिना किसी सर्विस किए हुए अगर मैं पैसा दे रहा हूँ, उसे मैं कहता हूँ ट्रांसफर पेमेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन वाला चैप्टर था ये यहाँ पे खत्म होता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम एक और थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे कुछ टर्म्स रह गए हैं, वो करने के बाद जो हमारा पहला यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड टर्म्स, वो खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।